राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है असलियत। बुढ़ापे की शांत दहलीज पर खड़े थे विनोद और मीरा। तमाम उम्र की थकान के बाद अब उन्हें लगने लगा था कि जिंदगी मुस्कुराने लगी है। संघर्षों की स्याह रात बीत गई थी और अब हर सुबह उम्मीद की रोशनी लेकर आती थी। विनोद एक बैंक में मैनेजर रहे थे और हाल ही में रिटायर हुए थे, और मीरा उनकी जीवन संगिनी, जिन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारी को हमेशा पहली प्राथमिकता दी। उनकी जवानी सिर्फ जिम्मेदारियों के बीच बीत गई थी। कभी बच्चों की फीस, कभी दवाइयों के खर्च, तो कभी घर के राशन का हिसाब। मीरा की दिनचर्या ऐसी थी जैसे कोई मशीन। सुबह उठना, रसोई में घुस जाना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल भेजना और फिर शाम को पति के लिए चाय बनाना। विनोद भी बैंक के बाद ओवर टाइम करते। छुट्टी के दिन भी कभी खुद के लिए नहीं जी पाए। अब जाकर जब जिंदगी की रफ्तार धीमी हुई, तब उन्होंने पुणे के शांत इलाके कोरेगांव में एक सुंदर सी कोठी बनवाई। चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और सामने लॉन में मीरा जी का पसंदीदा तुलसी का पौधा। वह घंटों उसमें पानी डालती, पूजा करती और फिर वहीं बैठकर चाय पीती। उनका बेटा निखिल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और देहरादून में नौकरी करता है। बहू सिया स्कूल टीचर है। बेटी श्रुति अपने पति राहुल और 2 बच्चों के साथ मैसूर में रहती है। राहुल की अपनी छोटी सी फार्मा कंपनी है और उसका व्यवहार बेहद विनम्र। विनोद ने कोठी का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया था। पेंशन, किराया और बैंक की जमा पूंजी से गुजारा आरामदायक हो गया था। अब मीरा पार्लर जाती, कभी योग क्लास और कभी संगीत सुनती। विनोद जी मुस्कुराकर कहते, तुम्हारे चेहरे पर सुकून देखकर लगता है कि मेरी मेहनत सफल रही। सर्दी में वे मैसूर चले जाते, जहां श्रुति और राहुल दोनों बहुत सम्मान से रखते। राहुल तो खुद कार चलाकर शहर घुमाता, वृंदावन गार्डन ले जाता, चामुंडी हिल्स का दर्शन करवाता और फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता। नौकरानी गर्म दूध का गिलास लेकर हर रात आती। गर्मी में वे देहरादून में निखिल के पास चले जाते। मसूरी की वादियों में घूमते, क्लाउड्स एंड हिल्स की ठंडी हवा में हाथ थामकर पुराने दिनों को याद करते। सिया अपने सास ससुर को पलकों पर रखती। कभी बिस्तर पर नाश्ता, तो कभी उनके लिए नई चादरें और ताजे फूलों से सजा कमरा। मीरा जी की आंखें अक्सर भर आती। बेटी तो मैंने खुद जन्म दी थी, लेकिन बहू, उसने भी मुझे वही ममता दी। विनोद जी कहते, मुझे लगता है हम सबसे भाग्यशाली माता पिता हैं। मीरा जी अक्सर अपने मोहल्ले की महिलाओं की बातें सुनकर मुस्कुरा देती थीं। कोई बहू की शिकायत करता तो कोई दामाद की। वह व्यंग से कहती, तुम्हारे अंदर ही कोई कमी होगी बहनों, जो तुम्हारी बहुएं तुम्हें सताती हैं। देखो मेरी सिया को, मैंने कभी बहू नहीं समझा, बेटी मान कर रखा, तो वो भी मुझे पलकों पर रखती है। विनोद जी भी हमेशा दामाद राहुल की प्रशंसा करते कि लोग नाहक ही दामाद के नाम से डरते हैं। मुझे तो लगता है कि राहुल जैसा समझदार, विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ इंसान बहुत कम होते हैं। वो हमें कभी पराया नहीं समझता। इन्हीं भावनाओं में डूबे एक दिन मीरा जी अपने बालों में तेल लगा रही थीं कि मोबाइल की घंटी बजी। श्रुति का फ़ोन था। आवाज़ कांप रही थी, माँ, सब कुछ उजड़ गया। हमारा घर, ऑफिस, सब जगह इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। जेवर तक उठा ले गए। हम बर्बाद हो गए माँ। मीरा जी के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। विनोद जी ने झटपट फ़ोन लेकर कहा, क्या हुआ बेटी? ये सब कैसे हुआ? श्रुति की आवाज़ टूटी हुई थी। पापा, सब राहुल के भैया की वजह से हुआ। उनके फर्जी अकाउंट्स में हमारी कंपनी का पैसा घुसा दिया गया। अब सारा केस हम पर ही बन गया है। हमें अलग होना पड़ेगा उनसे। फ़ोन कटते ही विनोद जी बेंच पर बैठ गए, जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। मीरा जी तो जैसे सुध-बुध खो बैठी, चीखने लगीं, मेरी बच्ची के जेवर तक ले गए। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों? विनोद जी ने खुद को हिम्मत देते हुए मीरा को संभाला। शांत हो जाओ मीरा, भगवान सब ठीक करेगा। बेटी को हमारी ज़रूरत है, हमें उसका सहारा बनना है। कुछ दिनों बाद श्रुति और राहुल पुणे आ पहुँचे। चेहरे पर संकोच, आंखों में शर्म और दिल में उम्मीद। श्रुति ने फूट फूट कर कहा, पापा, हम अलग हो गए हैं भैया भाभी से। नया बिजनेस शुरू करना है, लेकिन पैसे की बहुत ज़रूरत है। हम उनकी कोठी में भी नहीं रह सकते।
किराए का मकान लेंगे। राहुल विनम्रता से बोल पड़ा, पापा मम्मी, मैंने हमेशा आपको अपने माता पिता समझा है। आज मैं बहुत मजबूरी में हूँ। आज हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप साथ नहीं देंगे तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और मैं काम शुरू नहीं कर पाऊंगा। मीरा जी की आंखों से आंसू बह निकले। विनोद जी ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, जो कुछ हमारे पास है वो हमारे बच्चों का ही तो है। तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। उन्होंने बैंक की सारी बचत निकालकर राहुल को सौंप दी। राहुल ने विनोद जी के पैरों में झुककर आभार जताया। मैं 1 साल में ये पैसे लौटा दूंगा पापा, आप देखना। मीरा जी और विनोद जी को कोई मलाल नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उन्हें राहुल पर पूरा भरोसा था। आखिर बेटा ही तो है। अपना कर्तव्य निभाकर विनोद जी और मीरा जी राहत की सांस ले रहे थे कि अचानक बेटे निखिल का फ़ोन आया तो मीरा जी ने बिना कुछ छुपाए सारी बात स्पष्ट कर दी। तीसरे ही दिन निखिल और सिया अचानक देहरादून से पुणे के कोरेगांव आ पहुंचे। बेटे बहू को यूं अचानक आया देखकर विनोद जी और मीरा जी हतप्रभ रह गए। बेटा, सब ठीक तो है? विनोद जी ने चिंता से पूछा। निखिल ने तनाव भरे स्वर में जवाब दिया, अगर सब ठीक होता तो हम इतनी जल्दी आते ही क्यों? सिया ने आगे बढ़कर कहा, आप लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी श्रुति और राहुल जी को दे दी। ये भी नहीं सोचा कि उन पैसों पर आपके बेटे का भी हक है। सिया की बातें सुनकर विनोद जी कुछ क्षण के लिए निशब्द रह गए। फिर खुद को संयत करते हुए बोले, बेटा, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और हमने उधार ही तो दिया है। वो बाद में ब्याज समेत लौटा देंगे। उनकी बात सुनकर सिया बोली, क्या आपके पास कोई लिखित सबूत है, कोई कानूनी दस्तावेज? अपनी बहू सिया की बात सुनकर विनोद जी हैरानी के साथ बोले, वे क्या पराए हैं जो लिखा पढ़ी कराई जाए? पापा जी, आप भूल रहे हैं। पैसा कभी भी इंसान का ईमान हिला सकता है, निखिल बोला। मीरा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मेरा दामाद ऐसा नहीं है। और श्रुति, क्या उसे बेईमानी करने देगी? सिया कटाक्ष करते हुए बोली, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कैसा है। लेकिन अभी आप ये मकान हमारे नाम कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेटी दामाद के मुंह में मकान भी उनके नाम कर दें। निखिल और सिया का यह व्यवहार विनोद जी और मीरा जी की समझ से परे था। हमेशा शालीनता और सम्मान की बात करने वाले बेटा बहू आज इतने कठोर और स्वार्थी कैसे हो गए? अंततः बात इस शर्त पर शांत हुई कि यदि राहुल और श्रुति ने पैसे वापस नहीं किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई चेतावनियां और निर्देश देकर निखिल और सिया वापस देहरादून चले गए। लेकिन विनोद जी और मीरा जी के मन में बेचैनी और चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। क्या उन्होंने अपने बेटी और दामाद की मदद करके कोई भूल कर दी? निखिल और सिया के देहरादून लौटते ही विनोद जी और मीरा जी का घर पहले जैसा शांत तो हो गया, पर दिल के भीतर एक नया तूफान जन्म ले चुका था। मीरा जी कई बार कुछ कहने को मुंह खोलती, पर शब्द गले में ही अटक जाते। विनोद जी भी अब अक्सर छत की ओर ताकते रहते, मानो उस पर जमे सन्नाटे में कोई जवाब खोज रहे हों। कम से कम बेटी और दामाद से रिश्ता तो बचा रहता। मीरा जी ने एक दिन थकी हुई आवाज में कहा। विनोद जी ने धीरे से सिर झुकाया। रिश्ते अब शायद कागजों से बंधते हैं, मीरा भावनाओं से नहीं। कुछ दिनों बाद ही राहुल और श्रुति का फ़ोन आना बंद हो गया। कई बार विनोद जी ने खुद कॉल मिलाई, पर उधर से या तो फ़ोन काट दिया जाता या कोई बहाना बनाकर बात टाल दी गई। मीरा जी की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती, मानो अब भी कोई उनके पुराने घर का रास्ता याद करके लौट आएगा। फिर एक दिन कई महीनों बाद श्रुति का फ़ोन आया। मीरा जी का दिल धड़क उठा। कितनी बातें करनी थी बेटी से, पर श्रुति ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मम्मी प्लीज़ इस बार मैसूर मत आना, नया घर छोटा है, जगह नहीं है। फ़ोन कट गया। विनोद जी ने मीरा जी की तरफ देखा तो वो कुछ पल तक कुछ कह नहीं पाई। फिर आंखों से बहते आंसुओं ने चुपचाप सब कुछ कह दिया। उस रात विनोद जी ने फिर से कोशिश की। इस बार राहुल ने फ़ोन उठाया। विनोद जी ने कोशिश की कि बातों को घुमाकर समझाने की, बेटा अब कई महीने हो गए, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, और अगर हो सके तो वो जो थोड़ी मदद की थी उसके बारे में। वो अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाए, तभी राहुल जैसे फट पड़ा, पापा आप कैसे इंसान हैं? बेटी की ज़रूरत में मदद की थी तो अब आप हिसाब मांग रहे हैं। वो पैसा कोई खैरात में तो लिया नहीं था, और आपके पास क्या कमी है
राहुल ने फ़ोन स्पीकर पर कर लिया था। तभी श्रुति की आवाज़ भी झंझनाती हुई आई। आप हमारे सुख में बाधा डाल रहे हैं पापा। बेटी की जगह आपको रुपए ज़्यादा चीज लगते हैं। विनोद जी कुछ पल तक कुछ नहीं बोले, सिर्फ मीरा के कांपती हुई हथेली को थामे बैठे रहे। उस दिन के बाद मीरा जी पूरी तरह बदल गईं। वे अब न हंसती थीं, न किसी बात पर प्रतिक्रिया देती। उनके चेहरे पर स्थायी थकावट छा गई थी, जैसे वो भीतर ही भीतर गल रही हों। विनोद जी ने कई बार कोशिश की कि उन्हें सामान्य करने की। मीरा, देखो, हमारे पास पेंशन है, किराया आता है, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी भी आत्मनिर्भर हैं। पर मीरा जी की सूनी आंखें जैसे कह रही थीं, किराया और पेंशन से पेट तो भर सकता है विनोद जी, पर दिल नहीं। दिल तो अपनों से ही जुड़ा रहता है, और जब वो ही मुंह मोड़ लें तो भीतर कुछ भी नहीं बचता। कुछ दिनों बाद निखिल का फ़ोन आया। पापा, पैसे मिल गए? विनोद जी चुप रह गए, फिर बोले, राहुल का काम जम जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आप सीधा क्यों नहीं कहते कि उसने पैसे लौटाने से मना कर दिया? वो बेईमान निकला। मीरा जी फूट पड़ी। बेटा तू सही कहता है, वो सचमुच बेईमान निकला। निखिल ने एक बार फिर से सुझाव देने शुरू कर दिए। कानूनी नोटिस, मुकदमा, पुलिस शिकायत। विनोद और मीरा जी सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। क्या वे अपनी बेटी और दामाद के खिलाफ ऐसा कुछ कर सकते थे? जब वे खुद कोई कार्रवाई नहीं कर पाए तो निखिल दोबारा पुणे आ धमका और कानूनी दस्तावेज बनवाकर मकान अपने नाम करा लिया। राहुल और श्रुति से रिश्ता तो पहले ही समाप्त हो चुका था। अब बेटे बहू से भी न टूटे, यह सोचकर विनोद जी और मीरा जी ने वह सब दस्तावेज निखिल को सौंप दिए। निखिल संतुष्ट होकर लौट गया। अब कोई बोझ नहीं रहा। विनोद जी ने मीरा जी की ओर देखा। अब रंगाई पुताई की चिंता नहीं, टैक्स जमा करने का झंझट नहीं, निखिल सब संभाल लेगा। लेकिन मीरा जी भीतर से टूट गई थीं। वह धीरे धीरे गुमसुम रहने लगी। मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। भूख प्यास सब जैसे मर चुकी थी। दिन भर कभी बच्चों की तस्वीरें देखती, कभी एकटक शून्य में ताकती। विनोद जी दुखी मन से बोले, तुमने खुद को बीमार बना लिया है। बालों में मेहंदी भी नहीं लगाती, बूढ़ी लगने लगी हो। मीरा जी थके स्वर में बोली, अब हमारा कुछ नहीं रहा, हम निखिल और सिया के रहमो करम पर हैं। विनोद जी मीरा जी को सांत्वना देते हुए बोले, मेरी पेंशन और मकान का किराया है ना, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से लगभग 2 महीने बीत गए और इन 2 महीनों में किराएदार ने किराया नहीं दिया तो विनोद जी को खुद जाकर शिकायत करनी पड़ी। पहली बार शिकायती लहजे में बोले, बेटा अब 2 महीने से किराया नहीं मिला है, कोई दिक्कत है क्या? किराएदार ने कहा, अंकल जी क्या आपको नहीं पता, किराया तो मैं बराबर आपके बेटे को भेज रहा हूँ, क्योंकि अब यह मकान उसी के नाम पर है और वह किराए की रसीद अपने नाम पर करवा कर ले गया है। अब किराया उन्हीं के पास जाएगा। अब आप मकान मालिक नहीं रहे, उनके अनुसार आप तो बस यहाँ रह रहे हैं। विनोद जी घबराए से एक टक उसे देखते रहे। तब किराएदार ने पूछा, अंकल जी क्या आपके बेटे ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया? विनोद जी का गला सूख गया, वे कुछ नहीं कह पाए। धीरे धीरे ऊपर लौटे और मीरा जी के सामने कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। उनकी हालत देखकर मीरा जी घबरा गईं। जल्दी से पानी का गिलास लेकर आईं और उन्हें पानी देते हुए बोली, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? आप तो किराया लेने गए थे ना, क्या बात हुई? तब विनोद जी ने कहा, मीरा जी हमारे बेटे ने भी हमें धोखा दिया। मकान तो उसने अपने नाम कराया ही, साथ ही किराए की रसीद भी अपने नाम पर ही करा ली है। अब सारा किराया उसी के पास जाता है। उनकी बात सुनकर मीरा जी रो पड़ी। उनके चेहरे पर जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। मतलब हमारा ही बेटा ये धोखा? कहाँ है वो? बुलाओ उसे, मुकदमा करूँगी मैं उस पर। सब लालची निकले, मक्कार। विनोद जी ने भारी सांस ली, जैसे दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश कर रहे हों। हमने तो उन्हें दे दिया था अपने हिस्से की दौलत, अब क्या बचा है लड़ने को? जो देना था दे चुके। अब अगर कुछ बचा है तो वो बस हमारी इज्जत और हमारी बाकी की ज़िंदगी, वो ही बचा लें तो बहुत है। अगले दिन विनोद जी पुरानी अलमारी में कुछ किताबें तलाश कर रहे थे कि एक मोटी किताब के पीछे से एक कपड़े में लिपटा छोटा सा बैग नीचे गिरा। उसे खोला तो उनकी आंखें फटी रह गईं। इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र,
करीब 2 लाख की बचत, भूले हुए सपनों की तरह जो फिर से जी उठे हों। मीरा, देखो देखो क्या मिला हमें। मीरा जी दौड़ती हुई आई। क्या है इसमें? हमारे पुराने निवेश, 2 लाख रुपए। मीरा, हम अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने दम पर। मीरा जी खाने पीने की चीज़ें बनाने तो पहले से ही बहुत होशियार थीं। सभी उनकी चीज़ों की तारीफ करते थे। बस इसी को उन्होंने अपना बिजनेस बनाने की ठानी। और फिर विनोद जी और मीरा जी ने मिलकर घर के लॉन के कोने में एक टीन शेड डलवाया। विनोद जी ने पुराने दोस्तों से मदद लेकर स्नेह फूड एंड होम सर्विस की शुरुआत की। मीरा जी के हाथ का बना अचार, लड्डू, पापड़ और मसाले जैसे लोगों की जुबान पर चढ़ गए। विनोद जी कुछ कैफ़े और ऑफिस कैंटीन से भी टाइम अप कर लिया। 6 महीने में ही स्नेह फूड एक ब्रांड बन गया और इन बुजुर्गों की मेहनत, आत्मसम्मान और लगन सबके दिलों में जगह बनाने लगी। धीरे धीरे एक टीम बनी जिनमें ज़्यादातर विधवा, बुजुर्ग और ज़रूरतमंद महिलाएं थीं। अब उनका काम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि अखबारों में भी उनका नाम होने लगा था कि इस उम्र में देखो कैसे वो जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं और इतनी मेहनत करके आज इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अब मीरा जी और विनोद जी ने अपना अलग घर ले लिया था और उसी में नीचे के हिस्से में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। अब उस पुराने घर में वह नहीं रहते थे जो उनके बेटे ने उनसे ज़बरदस्ती हड़पा था। एक दिन विनोद जी और मीरा जी अपने नए घर के लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विनोद जी ने दरवाज़ा खोला। सामने निखिल और सिया खड़े थे। उनके पीछे श्रुति और राहुल। सबके चेहरे पर बनावटी मुस्कान और भीतर कुछ और ही चल रहा था। निखिल बोला, पापा, मम्मी, आपसे मिलने का मन हुआ तो हम आपसे मिलने चले आए। हम तो वहाँ पुराने घर गए थे, लेकिन पता चला कि अब आप लोग यहाँ रहते हैं, तो हम लोग यहाँ आ गए। विनोद जी ने उन्हें कुछ पल तक बिना कुछ कहे देखा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। आओ, अंदर आ जाओ। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही बातों का सिलसिला शुरू हुआ। राहुल ने कहा, हमने अखबार में पढ़ा स्नेह फूड्स तो अब बड़ा ब्रांड बन गया है। आप दोनों ने तो कमाल कर दिखाया। सिया ने तुरंत जोड़ा, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि आप दोनों अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं। मीरा जी चुपचाप उन्हें देखती रहीं, फिर शांत पर कड़े स्वर में बोली, जब हम भूख से तड़प रहे थे और फ़ोन कर रहे थे तब भी तुम दोनों को हमारा यकीन नहीं हुआ था। उस वक्त कौन सी खबर पड़ी थी तुमने? निखिल ने हंसने की कोशिश की। मम्मी, पापा, चलिए ना, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। असल में हम सोच रहे थे कि अगर आप चाहें तो हमें भी अपने बिजनेस में शामिल कर लीजिए। हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर ले सकते हैं। विनोद ने बीच में टोकते हुए पूछा, मतलब? अब तुम हमारी मदद नहीं कर रहे, हमारे हिस्से मांग रहे हो। श्रुति बोली, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए और अगर हम सब मिलकर काम करें तो स्नेह फूड्स को और बड़ा बना सकते हैं। मीरा जी अब उठकर अंदर गईं और कुछ ही देर में लौटकर एक पुराना चाबी का गुच्छा लाईं और उन्होंने उसे निखिल की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, ये है तुम्हारे घर की चाबी। वही घर जो तुमने धोखे से हमसे अपने नाम करा लिया था। अब हम वहाँ नहीं रहते। ये घर, ये जिंदगी, ये काम सब हमारी अपनी मेहनत के हैं, तुम्हारे लालच के नहीं। निखिल और सिया सन्न रह गए। विनोद जी ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, ये केवल हमारा घर है, हमारी अपनी मेहनत का, अपने खून पसीने का। हमने जो तुम्हारे नाम किया था, पहले कर दिया था जो कुछ भी हमारे पास था, लेकिन अब जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारा है और इसे हम किसी के साथ भी नहीं बांटेंगे। मीरा जी ने कहा, रिश्ते भी तभी अच्छे लगते हैं जब उनमें सच्चाई हो। तुम लोग जब भूख के दिनों में काम नहीं आए तो इस सफलता में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। विनोद जी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अब जाओ और इस बार जाते हुए अपने अंदर झांक कर जाना। हम अब अपने किसी बेटी और बेटे के मोहताज नहीं हैं। तुम्हारे लालच से दूर अब हम खुद की इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। चारों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अब उनके चेहरे पर शर्म नहीं, खालीपन था। निखिल ने चाबियां नहीं उठाई तो मीरा जी बोली, इन चाबियों को उठाओ और चलते बनो यहाँ से। ये चाबियां तुम्हारे लालच की निशानी हैं, हमारे घर की नहीं। विनोद जी ने दरवाज़ा बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा, अब जब आना तो बिना लालच के, वरना रास्ता उधर है। चारों चुपचाप लौट गए। इस बार सिर्फ दरवाज़ा नहीं, उनके भीतर से भी कोई उम्मीद हमेशा के लिए बंद हो गई थी, क्योंकि अब उनके माता पिता उनके बिना जीना सीख चुके थे।
दोस्तों, क्या विनोद जी और उनकी पत्नी का फैसला आपको सही लगा? उन्होंने अपने बच्चों के साथ सही किया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।